बदलती जीवन शैली, बढ़ता जंक फूड का चलन और मोबाइल स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल, ये सब बच्चों के स्वास्थ्य पर गहरा असर डालते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ईशा सिंह और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद के बारे में और यह जानेंगे कि किस तरह से ये बच्चों के स्वास्थ्य को बढ़ाने में, उसे बेहतर करने में मदद करती है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष बाल रोग विभाग NIA जयपुर डॉक्टर निशा ओझा जी। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार ईशा जी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। तो दर्शकों, चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आयुर्वेद क्या है, यह किस तरह की चिकित्सा पद्धति है और एलोपैथी से किस तरह अलग है। जी ईशा जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद जो है वो हमारे आज के एलोपैथी से थोड़ा भिन्न है। थोड़ा क्या, हम कह सकते हैं बहुत अधिक भिन्न है, क्योंकि एलोपैथी जो है वो एक चिकित्सा विज्ञान है जहाँ पे रोग होते हैं और रोगों की चिकित्सा की जाती है। परंतु आयुर्वेद इससे ऐसे भिन्न है कि आयुर्वेद एक जीवन विज्ञान है। वो उसका जो दो उद्देश्य हैं, उसके पहला उद्देश्य यही है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब जो स्वस्थ होता है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, पहला ये उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य ये है कि यदि किसी को रोग हो भी जाता है तो दूसरे उद्देश्य के द्वारा जो है हम उनकी चिकित्सा करते हैं। तो एक पूरा जीवन विज्ञान है जिसमें हम एक जीवन शैली, ऐसी स्वस्थ रहने के लिए जीवन शैली कैसे अपनानी है उसके बारे में हम बताते हैं। मैम, जैसे हम देखते हैं कि खासकर हम बच्चों की अगर बात करें तो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें बार बार संक्रमण होता है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने हो जाता है, बार बार उन्हें सर्दी जुकाम की समस्या होने लगती है। तो ऐसे में आयुर्वेद किस तरह से मदद करता है? आयुर्वेद में क्या क्या उपाय हैं बच्चों के लिए? जी देखिए, जो मतलब बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चों में तो ऐसी शिकायतें कम होती हैं और कुछ बच्चों में बहुत होती हैं। कुछ बच्चों में बार बार जो है ऐसी शिकायत मिलती है कि बार बार इसको बुखार आ जाता है, बार बार जुकाम सर्दी ये होने की शिकायत रहती है। तो पेरेंट्स भी बहुत परेशान रहते हैं कि बच्चे को बार बार ऐसे शिकायतें होती हैं। तो ऐसे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो थोड़ी कम होती है। हर बच्चे एक प्रकार से नहीं होते। एक ही घर में दो भाई होते हैं, एक जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है और एक जो है वो स्वस्थ रहता है, मतलब कंपैरेटिवली, मतलब ये तो उनकी इम्यूनिटी पर तो ये उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भिन्न होती है। तो आयुर्वेद में हम, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहला उद्देश्य ही है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, जिसमें कि हम जो स्वस्थ व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहे उसकी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हम उपाय बताते हैं। जिसमें जो है एक तो संतुलित आहार लेंगे बच्चे, उनको शुरू से ही ऐसे आहार देने हैं जो उनको एक बैलेंस डाइट जो हम कहते हैं या संतुलित आहार है उसके बारे में बताते हैं। दूसरा जो है कुछ रसायन द्रव्य का उल्लेख है आयुर्वेद में, जो कि रसायन द्रव्य देंगे तो जिससे कि उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ती है, जिसे हम व्याधि क्षमत्व कहते हैं। तो कुछ ऐसे उपाय हैं या कुछ ऐसे जो औषधियां हैं जिनके द्वारा जो है बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है, जिससे वो कम बीमार पड़े। मैम, जैसे हम बात करें कि जो 10 साल से जो छोटे कम उम्र के जो बच्चे हैं, अगर उन्हें कोई सर्दी जुकाम हो जाता है और वो आपके पास आते हैं आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए, तो क्या कौन कौन सी कोई दवाइयाँ आप देते हैं और कोर्स कितना लंबा होता है? ये जैसे एलोपैथी में तो 3-4 दिन का कोर्स होता है, इसमें कितने दिन का कोर्स होता है? जैसे उसके चिकित्सा के लिए तो कोर्स 3-4 दिन का ही होता है। 3-4 दिन में बच्चे ठीक हो जाते हैं, जिसमें हम औषधि देते हैं और दूसरी साथ में हम ये ध्यान रखते हैं कि इनको बार बार ना हो, उसके लिए कुछ रसायन हम देते हैं। जैसे अभी आजकल स्वर्णप्राशन बहुत प्रचलित है, हम जैसे देते हैं कि स्वर्णप्राशन बच्चों को जन्म से ही, हालांकि उल्लिखित है, लेकिन हम 6 महीने बाद से शुरू कर सकते हैं, जब उनको ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब पूरा जब पहले 6 महीने तो ब्रेस्ट फीडिंग ही देना है, उसके बाद से हम बच्चों को जो स्वर्णप्राशन करा सकते हैं। कुछ लेहन द्रव्य, जिसे लेहन हम कहते हैं, चटा के देने वाली औषधियाँ हैं कुछ, जो उनके मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो बढ़ाती है लेकिन उनके समुचित विकास में सपोर्ट करती है, मतलब समुचित फिजिकल और मेंटल दोनों ही विकास में, जैसे मानसिक रूप से भी बच्चे उतने ही स्वस्थ होने चाहिए, उतने ही विकसित होने चाहिए। तो ऐसे कुछ लेहन द्रव्यों का वर्णन है आयुर्वेद में, जिसको कि देने से, जन्म से ही हम देते हैं, लेकिन जन्म के बाद हम अगर उन्हें दें तो उनका जो शारीरिक और मानसिक दोनों विकास जो है वो समुचित होगा। और साथ ही उनकी जो बल है, बल हम आयुर्वेद में व्याधि क्षमत्व के लिए कहते हैं, तो उनका बल भी
बढ़ता है उससे। मैम, अगर कोई बच्चे को एलोपैथी वाला ट्रीटमेंट दिया जा रहा है किसी भी बीमारी, छोटी मोटी बीमारी का, और साथ ही आयुर्वेद का भी दिया जा रहा है, तो दोनों साथ दिए जा सकते हैं? अगर दोनों जी बिल्कुल दिए जा सकते हैं, ऐसा कोई नुकसान नहीं है, दोनों दिया जा सकता है। अगर सर्दी जुकाम या बार बार बीमार बुखार आ रहा है बच्चे को, तो दोनों हम चीज़ साथ दे सकते हैं। दे सकते हैं। मैम, एक और इसमें बड़ी समस्या रहती है, जब भी बच्चों पर हम बात करते हैं तो वो बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड की उन्हें जो आदत है बहुत ज़्यादा लगती है। हम देख रहे हैं कि बाहर के जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, इवन जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, वो सब बच्चे बहुत ही कम उम्र से खाने लग जाते हैं। तो इसका क्या असर होता है, क्या नकारात्मक असर होता है उनके सेहत पर, और आयुर्वेद में इसका किस तरह से उपाय है? देखिए, जंक फूड, फास्ट फूड तो बच्चे के मतलब उनकी जो आदत आप जो कह रहे हैं वो तो घर से शुरू होती है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पेरेंट्स की होती है कि घर से ही हम जंक फूड, फास्ट फूड, अगर मैंने आज के ज़माने में अब जो है लोग ज़्यादा जागरूक होते हैं तो हो रहे हैं, और इनके नुकसान को लोग समझ रहे हैं। तो इस समय ऐसे कुछ परिवार से मैं मिली हूँ जिन्हें पता है कि बच्चों को ये पता ही नहीं कि मैगी क्या होती है, उन्होंने मैगी खिलाई ही नहीं। अच्छा। तो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी होती है वो पेरेंट्स की होती है कि हम उन्हें बताएं ही क्योंकि ये चीज़ होती है। कम से कम जब तक वो स्कूल नहीं जा रहा है तब तक तो हम उसको इस पे रख सकते हैं, और धीरे धीरे फिर उसका इंटरेस्ट भी उसमें कम होता जाएगा। मैम, हम देखते हैं कि जैसे, माफ़ कीजिएगा आपको बीच में रोक रही हूँ मैं, हम देख रहे हैं कि जैसे अगर मान लीजिए घर पे कोई बच्चे की मनपसंद की सब्ज़ी नहीं बन रही है, तो जो माँ बाप होते हैं वो मैगी बना लेते हैं और वो तुरंत खा लेते हैं। बच्चा रो रहा है तो उसे चॉकलेट दे दी। तो इस तरह की जो आदतें हैं वो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल, इस तरह की आदतें जो जब से हम हम बच्चों का दोष नहीं दे सकते कि उनको ये पसंद नहीं और ये खाना है। इसमें थोड़े पेरेंट्स को हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और यदि हम शुरुआत में मेहनत करते हैं तो बाद में हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्टिंग से ही हम क्यों ना बच्चों को इस तरह से हम उनके पालन पोषण उनका करें, या उस तरह से उनको आहार दें, उनको खाना दें, ऐसी उनकी लाइफस्टाइल बनाएं जिससे कि वो स्वस्थ रहें, बाद में हमें बार बार डॉक्टर के पास ना दौड़ना पड़े। और बाद में बहुत सारी समस्याएं जंक फूड और फास्ट फूड की होती है, जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि मोटापा है, और सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या यही है, मोटापे की होती है बच्चों में, और उसको कम करना भी बहुत मुश्किल है। तो इन सब जंक फूड, फास्ट फूड की समस्याएं, उनके जो भी उपद्रव हैं या जो उनकी समस्याएं, उसको ध्यान में रखते हुए जो है पेरेंट्स को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। मैम, आपने सही बताया कि जो मोटापे की जो समस्या है वो बच्चों में बहुत बढ़ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो जंक फूड तो खा ही रहे हैं, साथ ही उनकी जो एक्टिविटी है वो एक्टिव भी कम है, बाहर खेलने कूदने भी कम जाते हैं। तो आयुर्वेद किस तरह से इसमें मदद कर सकता है अगर किसी को मोटापा बढ़ गया है बहुत ज़्यादा? जी, उसमें भी हम जो है, एक तो सबसे बड़ा कारण आयुर्वेद में बताया है अग्नि, जो हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जी, अग्नि की विकृति है अगर, तो फिर वो बीमारियां होती हैं। सारी बीमारियों की जड़ जो है अग्नि को बताया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम अग्नि को ही सही करते हैं, अग्नि को प्रबल करते हैं। कुछ ऐसी औषधियां हैं जिससे हम अग्नि को प्रबल करते हैं। फिर हम ऐसे आहार, जैसे जंक फूड, फास्ट फूड क्या है, पचने में अग्नि इतना बहुत मुश्किल होती है। तो अग्नि जो है धीरे धीरे वो भी थक जाती है कि उनको पचाएं। तो उसके कारण जो है जो धातु होने चाहिए, उत्कृष्ट धातु हम कहते हैं, बेस्ट टिश्यू का प्रोडक्शन होना चाहिए, वो उत्कृष्ट ना होके जो है एबनॉर्मल होंगे। तो वो चीजें, वो धातुएं, हाँ जंक फूड ये कोई भी पाचन नहीं हो रहा, मेरी अग्नि जो है वो मंद है, अग्नि प्रॉपरली काम नहीं करे, मेरा डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। तो वो अग्नि का ही रोल है आयुर्वेद में। सारी बीमारियां ही हम आयुर्वेद कहता है कि ये मंदाग्नि से ही होती हैं, अग्नि की विकृति से होती हैं, या अग्नि कम हो उसके कारण से होती है। अच्छा। क्योंकि कोई भी चीज हम लेते हैं आहार के रूप में तो उसका पचना जरूरी है, तभी तो उसका फल मिलेगा, बिल्कुल प्रॉपर फल। जैसे कोई भी हम ले रहे हैं तो उसको पूरा उसका डाइजेशन होना है, तभी वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, और वो जो डिजायर्ड धातु की उत्पत्ति होनी है वो होगी, उसी से होगी, है ना। तो अग्नि की विकृति होती है, तो अग्नि पे ही हम काम करते हैं। फिर बच्चों को जो है थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि जो कैलोरी वो ले रहे हैं वो बर्न भी होनी चाहिए। बर्न नहीं हुई तो तो वो बर्न नहीं हुई तो उसके लिए कुछ फिजिकल, जैसे डेली आयुर्वेद एक बहुत बड़ा, जैसे कि मैंने बताया, लाइफ साइंस है। तो उसमें हर चीज बताया हुआ, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। एक हमारे आज सुबह हम उठे हैं तो पूरे दिन में हमें कैसे उसको फॉलो करना है, पूरे दिन में कैसे रहना है, उसका पूरा बताया हुआ है। प्लस जो सीजनल, जैसे जो ऋतुएं बदलती हैं, हर ऋतु की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कि भाई ये ऋतु में ये चीज़ें होंगी, इस ऋतु में ये बीमारियां होंगी, इस ऋतु में
ये दोष प्रबल होंगे, तो उसके अनुसार हमें डाइट और लाइफस्टाइल दोनों बताई हुई है। तो मतलब बदलते मौसम के साथ साथ आप अपना डाइट भी बिल्कुल, तो उस मौसम के साथ साथ हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, वो सब बताया, तो उसको हम फॉलो करेंगे तो हम कंपैरेटिवली कम बीमार पड़ेंगे, तो स्वस्थ रहा जा सकता है। इसके लिए ऋतुचर्या भी बताई है और दिनचर्या भी बताई है, तो उसको फॉलो कराएंगे बच्चों में। मैम आपने ऋतुचर्या और दिनचर्या की बात की, तो दिनचर्या किस तरह से होनी चाहिए बच्चों की, रूटीन जो है जी, क्योंकि वो स्कूल भी जाते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, अगर कोई गेम्स खेलने जा रहे हैं तो वो भी जाते हैं, मोबाइल भी वो देखते हैं, तो क्या किस तरह से उनकी दिनचर्या होनी चाहिए? देखिए, आयुर्वेद बोलता है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए प्रॉपर जो है, उसके बाद फ्रेश होना है, मतलब ब्रश करना है, फिर उस समय जो है डेली उनको एक टाइम पे आहार, जो भी टाइम, हर चीज़ टाइम के अनुसार, मतलब हमारा शरीर और यूनिवर्स जो है ना वो उनमें समानता है। जैसे सुबह सूरज अगर उगा है तो उसी समय हमें भी उठना है, और उसी हिसाब से जो है दोषों का बताया कि सुबह में प्रातः काल में जो कफ दोष प्रबल होता है, फिर दोपहर में आफ्टरनून टू इवनिंग जो है पित्त दोष होता है, और फिर नाइट और इवनिंग पोस्ट इवनिंग और शाम के बाद जो है वो वायु दोष प्रबल होता है। तो उसके अनुसार हमारे शरीर में जो भी हमारे फंक्शंस हैं वो सारे उसी इस एनवायरनमेंट से ही रेगुलेट होते हैं। तो ये चीज़ अगर हमें समझ में आए तो हम, जैसे लोग आजकल जो लाइफस्टाइल है कि लेट नाइट सोना, देर से उठना, तो फिर हमारे सारे जो रूटीन है वो सारे गड़बड़ हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें फॉलो करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में हम उठें और ब्रह्म मुहूर्त में ही हम शौच जाएं, फिर फ्रेश हों, फिर सब स्नान करें। स्नान का भी डेली है लिखा हुआ कि प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, फिर नाश्ता करना है हमें, तो फिर भोजन करना है, मतलब हर चीज़ टाइमली हम करेंगे तो हमारे सारे दोष जो हैं वो रेगुलेटेड रहेंगे। मैम ऐसे कौन से खाने हैं, फूड आइटम्स हैं जो बच्चों को अपने दिनचर्या में शामिल ज़रूर करने चाहिए? खाने में देखिए संतुलित आहार इम्पॉर्टेंट होता है ना। तो संतुलित आहार में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, कुछ विटामिन मिनरल, हरी सब्जियां, दाल जरूरी है डेली खाने के लिए, प्रोटीन की मात्रा समुचित होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी जैसे चावल और रोटी जो है वो एनर्जी का सोर्स है, तो एनर्जी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, थोड़ा घी भी चाहिए, मतलब फैट पार्ट भी उतना एक बैलेंस्ड रूप में होना चाहिए। फिर विटामिन है, हरी सब्जियां हैं, फल भी होना चाहिए, और बच्चों का एक फूड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जो कि दूध, तो बच्चों को दूध का भी सेवन करना चाहिए। ऐसे इस तरह से एक समुचित जो है बैलेंस डाइट का सेवन करना चाहिए। मैम हम देखते हैं कि मोबाइल स्क्रीन जो है वो उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बच्चों में। वो रात को किताब पढ़ने के बजाय देर रात तक मोबाइल स्क्रीन देखते हैं, चाहे वो मोबाइल हो या टैबलेट हो या कंप्यूटर हो। तो ऐसे में आप क्या उनके माता पिता को बोलना चाहेंगे, बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, और आयुर्वेद इसमें किस तरह से मदद कर सकता है? देखिए, आयुर्वेद हो चाहे एलोपैथ हो, मतलब जो बच्चों की ये आदतें हैं ना, इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। हम दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो हम कुछ काम अपना भी करते हैं, तो हम बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हैं कि चलो ठीक है थोड़ी देर व्यस्त रहेगा। तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो पेरेंट्स का है, माता पिता का रोल है, और इसको ठीक करने में भी माता पिता का ही रोल होगा। और इसमें बेस्ट तरीका ये है कि हम एक रूटीन बांध दें, हम एक टाइम टेबल बना दें बच्चों के लिए कि इतने से इतने घंटे आप स्क्रीन टाइम यूज़ करेंगे, इतने से इतने घंटे जो है आप खेलेंगे, इतने से इतने घंटे आप टीवी देखेंगे, इस टाइम आपको पढ़ना है। तो एक टाइम टेबल, एक रूटीन जब हम बना लेंगे तो उसको हम फॉलो करा सकते हैं बच्चे को और मैनेज कर सकते हैं। प्लस थोड़े बड़े बच्चे हैं, समझदार हैं, तो उनको हम मतलब हम उनको इसके नुकसान के बारे में भी बता सकते हैं। बिल्कुल। तो ताकि वो समझते हैं, और समझदार बच्चे, कई बच्चे समझ भी जाते हैं और उसके बाद उसको फॉलो भी करते हैं। मैम कई बच्चों में पेट की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, बार बार उन्हें अपच की समस्या होती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, अपच और पेट की समस्या जो है, जैसे बच्चों ने बाहर का खाना खा लिया, स्कूल बच्चे जाते हैं तो नेचुरली कभी कभी दूसरे बच्चों को भी देख के बाहर का खाना खा लेते हैं, या कभी बाहर खाने गए तो एक तो इन्फेक्शन कारण है, तो या तो कोई उनको इन्फेक्शन हो गया, दूसरा उनको अगर पेट में कीड़े हैं
तो दूसरा कारण पेट दर्द का या लूज मोशन का जो है, पेट में कीड़े भी होना होता है। बच्चे क्या है स्कूल में या कभी क्या है कि कैसा भी पानी पी लेते हैं, प्यास लगी है, बच्चे इतना नहीं सोचते कि मतलब हमें वो आरओ वाला ही पानी पीना है या साफ पानी। ठीक है, साफ होता है बट वो कहीं किसी भी सोर्स से पी लेते हैं। तो इस कारण से उनमें पेट भी दर्द होता है, बाहर की चीज़ें खाते हैं या कोई चीज़ें कुछ फूड एलर्जी भी करते हैं तो वैसा फूड खा लेते हैं, तो उस कारण से भी उनको पेट का दर्द हो सकता है। तो ये सभी कारण हैं उनमें। बाहर का खाना खाया, कोई इन्फेक्शन हो गया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हम उसको कहते हैं, तो वो हो सकता है। उस कारण से पेट दर्द, दस्त और उल्टी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके लिए तो औषध की आवश्यकता होती है। उसके लिए मैम ऐसा होता है क्या कि अगर कोई समस्या हुई, मान लीजिए कोई पेट की समस्या हुई, तो वो तुरंत हम किसी आयुर्वेदिक स्टोर पे गए और हमने एक उसकी दवाई ले ली और खा ली, तो ऐसा हम कर सकते हैं जिस तरह से हम? बिल्कुल, लेकिन हर पेट दर्द में हम नहीं कह सकते। मतलब ये है कि इमीडिएट रिलीफ तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ हर पेट दर्द के लिए ऐसा नहीं कि हम कोई गोली, अगर गैस्ट्रोएंटेराइटिस है तो उसका पूरा ट्रीटमेंट, पूरा मतलब एक प्रिस्क्रिप्शन तो होता ही है, तो उसको लेके हम करेंगे। लेकिन इमीडिएट रिलीफ के लिए तो हम एक बार जो है वो मेडिसिन ले सकते हैं। मैम बच्चों की जब बात होती है, उनके सेहत की बात होती है, तो इम्यूनिटी की बहुत हम बात करते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी उसे बढ़ाएंगे, कोई कुछ देता है, कोई किस प्रकार का खाना देता है, तो ऐसे में आप 3 कोई घरेलू नुस्खे बता सकती हैं जिससे बच्चों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़े? देखिए, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आंवला। आयुर्वेद में कहते हैं कि ये परम वृक्षम रसायनम, बेस्ट रसायन है। अगर हम बच्चों को घरेलू नुस्खे में जो है आंवले का मुरब्बा, आंवला कैंडी या आंवले का जूस, मतलब कुछ आंवले का किसी भी फॉर्म में हम अगर उसको उपयोग कराते हैं तो वो एक बहुत अच्छा रसायन है ही। और दूसरा जो है घरेलू उपायों में हम कहते हैं, आजकल चलता है गोल्डन मिल्क, आपने सुना होगा, हल्दी और दूध, है ना। लेकिन इसका ध्यान ये रखना पड़ेगा कि हल्दी जो है वो प्योर हो, क्योंकि आजकल मतलब मार्केट वाली हल्दी जो है उसमें कंटामिनेशन भी होता है, बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन होता है। तो फिर वैसी हल्दी देने से क्या होगा कि फिर ये होगा कि डॉक्टर ने तो बताया था हल्दी दूध दो, लेकिन उसके नुकसान हो रहे हैं। हाँ, तो हल्दी प्योर होनी चाहिए, हल्दी दूध दे सकते हैं बच्चे को। और आंवला जो है वो मतलब उसका उपयोग जैसे सीजन हो तो उस समय हम आंवले का उपयोग कर सकते हैं। बाकी और तीसरा घरेलू उपयोग तो मैं क्या कहूँगी, बैलेंस डाइट जो है, सुपाच्य भोजन वो दें हम घर में उनको बना के, तो ये काम होगा, इससे जो है उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो एक तो आपने बताया आंवला और एक गोल्डन मिल्क जिसे हम कहते हैं, हल्दी दूध और गोल्डन मिल्क। आजकल आप देखेंगे तो नेट पे देखेंगे तो गोल्डन मिल्क के बारे में मिलेगा आपको। तो ये घरेलू उपाय है जो हम देंगे तो उससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है। मैम कई बच्चों को भूख भी या तो बहुत कम लगती है और कई बच्चों को भूख बार बार लगती है, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए उन बच्चों को? देखिए, बार बार भूख लगना तो थोड़ा सा हम कृमि की तरफ जाएंगे, वर्म इन्फेस्टेशन हो सकता है बार बार भूख लगने की। और बाकी भूख कम भी लगती है, कुछ बच्चे भूख कम का बहुत सारा बहाना बच्चों में हम कहेंगे वो बड़ों से डिफरेंट होता है, उनको खाना पसंद नहीं है तो भूख कम हो गई, नेचुरली ऐसी होती है बच्चों में। तो एक तो उनका खाना थोड़ा सा टेस्टी, मतलब बच्चों की पसंद के अनुसार हो तो उनको भूख लगेगी। और कई बारी भूख नहीं भी लगती है, कुछ बच्चों में दोनों ही कारण होते हैं। अगर वर्म इन्फेस्टेशन है तो कई में भूख कम लगती है और एक किसी में ज़्यादा लगती है। तो एक तो पीरियोडिक बने हर 6 महीने पे बच्चों को कृमि की दवाई देनी चाहिए, मतलब ऐसे सभी सरकार भी कहती है कि हर 6 महीने पे उनको कृमि की दवाई, क्योंकि बच्चों की फूड हैबिट और लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि उनमें संक्रमण हो ही जाता है, कुछ भी खाते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है। और कृमि की चिकित्सा कहेंगे कि आधी चिकित्सा हो गई अगर हमने कृमि की चिकित्सा कर दी तो। और ये हर उम्र के बच्चों को खाना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, मैं अगर रेस्टोरेंट में गई हूँ, मैं खा रही हूँ, तो रेस्टोरेंट का खाना भी वैसा ही है, वो जरूरी नहीं कि हमारे घर जैसा खाना बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें भी कुछ कंटेमिनेशन तो हो ही सकता है। आप पूरी तरह से बाहर का खाना तो अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जितना हम हो सके घर का बना खाना खाएं, प्रोसेस फूड जो है वो बहुत कम लें। हाँ जी मैम, जब हमने शुरुआत की थी, चर्चा की, तो आपने बताया था आयुर्वेद के बारे में कि जो आयुर्वेद है वो स्वस्थ तो करता है और स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद करता है। तो हमने बात की जो शारीरिक जो है स्वास्थ्य, उस पर तो बात की। अब मैं थोड़ा सा मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना चाहूँगी। हम देखते हैं कि किशोरावस्था के बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं, उनमें
किसी दोस्त से झगड़ा हो गया या स्कूल में कोई एग्ज़ाम में कम आ गए, एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, मार्क्स कम आए, तो बहुत सारी चीज़ें मिलकर कई तरह की उन्हें चिंताएं होती हैं। कई बार हमने देखा है कि बच्चों में एंग्जाइटी जैसे सिम्टम्स भी आने लग गए हैं, तो उसमें आयुर्वेद किस तरह से मदद करता है? देखिए, स्ट्रेस और एंग्जाइटी मतलब हर किसी के सहन शक्ति जो है वो अलग अलग, बिल्कुल है ना, लेवल सब। उस एक छोटे से स्ट्रेस को कोई तो उसको मतलब झेल लेता है और कोई उसको जो है नहीं झेल पाता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या है कि जैसे शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। तो उस मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो है आयुर्वेद में मेध्य रसायन बताए हैं। जैसे मैंने बताया शारीरिक स्वास्थ्य के लिए रसायन है कि आंवला एक परम रसायन है ना, तो वैसे बहुत सारे हैं। लेहन भी बताया है मैंने, लेहन बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जिससे कि बच्चे के समुचित शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी होता है, जो कि हम प्रारंभ से ही देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसी तरह से मेध्य रसायन है। मेध्य रसायन जैसे ब्राह्मी हो गया, मंडूक पर्णी हो गया, यष्टि मधु हो गया, गुरुची हो गया, शंख पुष्पी हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है ये मेध्य रसायन के कहलाती हैं आयुर्वेद में, और इनका उपयोग करा सकते हैं। साथ में जो है वो बच्चों को, अब थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उनमें ध्यान और त्राटक, ये हम थोड़ा सा ध्यान जो मेडिटेशन कहते हैं वो करा सकते हैं। लेकिन बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनमें जो है शिरोधारा करके एक हमारे यहाँ प्रोसीजर है, तो शिरोधारा करा सकते हैं। उनको लिटा के जो है उनके सिर पे धारा देते हैं, किसी मेडिकेटेड, या तो मिल्क होगा या दूध होगा या तेल होगा, तो उसकी शिरोधारा कराते हैं, उससे काफ़ी लाभ मिलता है इनमें। उससे स्ट्रेस में लाभ मिलता बिल्कुल है। बिल्कुल, स्ट्रेस एंग्जाइटी इनमें लाभ होता है। और मेध्य रसायन दे सकते हैं उन ऐसे बच्चों के लिए। मैम ये क्या होता है मेध्य रसायन? मतलब कुछ जैसे ब्राह्मी बताया मैंने, मंडूक पर्णी बताया, कुछ औषधियां हैं जो मेध्य रसायन ही कहलाती हैं, है ना। तो जैसे गुडुची हो गया, यष्टि मधु हो गया, तो ये जो है मेध्य रसायन की कैटेगरी में आती हैं, और इनका जो है उपयोग वो मतलब मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, तो उसमें लाभदायक है। हाँ, तो यानी कि जो किशोरावस्था के बच्चे हैं उनमें इस तरह की समस्या हो रही है, तो ये जो आपने बताया रसायन, बिल्कुल रसायन का से मेध्य रसायन का सेवन कर सकते हैं। बड़े जो किशोरावस्था के बच्चे हैं वो मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, शिरोधारा वो भी करवा सकते हैं। तो ये प्रक्रियाएं जो हैं ये लाभदायक होती हैं। मैम इसमें मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपके पास, या आपने देखा होगा जितने भी डॉक्टर्स हैं आयुर्वेद के, उनमें जो बच्चों की जो कौन कौन सी समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही है। जैसे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि भाई सर्दी ज़ुकाम बहुत ज़्यादा बच्चों में आ रहा है। एक मैं ऑटिज़म पे भी बात करना चाहूँगी। मैम हम देख रहे हैं कि ऑटिज़म के जो मामले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं ये कहूँगी ऑटिज़म के तो हमारे ओपीडी में भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और बहुत सारे मामले हैं, और ये एक बहुत बड़ी समस्या उभर के आ रही है। जैसे सर्दी जुकाम तो फिर भी हम उसको उसकी चिकित्सा कर सकते हैं, लेकिन ऑटिज़म का चिकित्सा जो है अभी बहुत मुश्किल हो रही है, और मुश्किल है। ऐसा कोई परफेक्ट ऐसी कोई चिकित्सा नहीं है कि ऑटिज़म हमने ये ट्रीटमेंट किया और ऑटिज़म ठीक हो गया। लेकिन उसमें भी काफ़ी प्रोसीजर्स हैं, थेरेपीज़ हैं, जिसमें पेरेंट्स को सारे दिन उस बच्चे के साथ रहना पड़ता है, थेरेपी कराने के लिए जाना पड़ता है। फिर भी बच्चे जो हैं, मतलब एक कह सकते हैं कि ऑटिज़म एक बहुत बड़ी समस्या अभी उभर के आज की डेट में आ रही है। तो आयुर्वेद में भी हमारे पास भी आते हैं और हम उनमें भी चिकित्सा करते हैं और अच्छे लाभ मिल रहे हैं। तो अच्छे लाभ मतलब हम उनमें यही जो मैंने मेध्य रसायन बताया जो कि मेंटल हेल्थ पे काम करती हैं, वो औषधियाँ हैं, स्वर्ण प्राशन हैं। फिर हम थेरेपी जैसे मैंने बताया शिरोधारा करते हैं, फिर उनमें नाक से भी कुछ मेडिसिन हैं वो देते हैं, कुछ उनमें बस्ती जो एनीमा थेरेपी जो है वो भी करते हैं, प्लस उनके मतलब पंचकर्म का उपयोग करते हैं। तो लाभ तो मिल रहे हैं, लाभ मिल रहे हैं जी। मैम इस बीच में ये भी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि बच्चों में एनीमिया के जो मामले हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एनीमिया की जो समस्या है, तो इसमें आयुर्वेद किस तरह से मदद कर सकता है? देखिए, एनीमिया जो है वो एक इस तरह ये कह सकते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी, मतलब कुपोषण जनित जो है वो व्याधि है एनीमिया।
और दूसरा जो है ये कुपोषण, एक तो आहार में हम आयरन की मात्रा कम ले रहे हैं तो वो तो एक कारण है। दूसरा कारण वही जो मैंने बताया, कृमि है, जो इंटेस्टाइनल वर्म्स हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है एनीमिया होने में। और साथ में आहार जो है, और ये जो आहार जनित जो कारण है वो ज़्यादातर जो है वो गाँव में देखने को मिलता है। ऐसी आजकल जो है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण जनित समस्या है जो गाँव में बहुत ज़्यादा मिलती है। ये बच्चे आहार तो लेते हैं लेकिन फिर भी उनमें कुपोषण जनित समस्या मिल रही है। वो इस कारण से मिल रही है कि जो हमें एक बैलेंस डाइट लेनी है, जैसे जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, लेकिन बैलेंस नहीं है। हो सकता है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हो डाइट में लेकिन दाल कम ले रहे हो, तो गरीबी एक समस्या है। दूसरा अनअवेयरनेस, मतलब जागरूकता की कमी कि बच्चों को क्या खिलाएं क्या नहीं खिलाएं, इसकी कमी अगर गांव में है तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और उसके लिए जो है सबसे बड़ा जो उसकी चिकित्सा है, या कह सकते हैं एक तो जागरूकता पैदा करें कि हमें बच्चों के लिए कुपोषण कितना नुकसानदायक है और समुचित पोषण होना कितना जरूरी है, और समुचित पोषण में क्या क्या हमें उनको खाने में देना चाहिए जिससे बच्चे का विकास हो या ग्रोथ हो उसका प्रॉपर। जी मैम, बच्चों में हम देखते हैं कि जो एकाग्रता है, जो कंसंट्रेशन से वो फोकस नहीं कर पाते किसी भी काम पर, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो या गेम खेल रहे हो, तुरंत उनका ध्यान भटकता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए उन बच्चों को? सेम वही मेधे रसायन हम देंगे, उनको ध्यान लगाने के लिए बोलेंगे, मेडिटेशन करें। आजकल बहुत सारे योगा भी हो रहे हैं जिससे कि उनको उनका ध्यान जो है, उनके ध्यान रखने के ध्यान की क्षमता बढ़ेगी। और साथ में मेधे रसायन जो मैंने बताया कि आयुर्वेद में जो ऐसी औषधियाँ हैं जो मतलब मानसिक स्वास्थ्य पे, मानस पे उसका प्रभाव पड़ता है, तो वो औषधियों का सेवन किसी चिकित्सक की सलाह से उसको ले सकते हैं। और जो कह रहे हैं ध्यान जो भटकता है या ये है, ये इसका कारण एक स्क्रीन टाइम यूजेस भी है। तो वो उस कारण से भी बहुत सारी लाइफस्टाइल ऐसी हैं उनकी जिससे कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो इसके लिए जो है मैं ये कहूँगी कि मतलब एक किसी चिकित्सक की सलाह से जो है उसमें औषधियाँ ले सकते हैं। मैम, हम देखते हैं कि कई बच्चों को सिरदर्द की समस्या भी बहुत होती है, छोटे छोटे बच्चों को भी सिरदर्द की समस्या होने लग गई है। तो कौन सी ऐसी दवाई है या बिना डॉक्टर की सलाह के हम ले सकते हैं कोई? नहीं, ऐसे सिरदर्द की हम नहीं लेंगे। सिरदर्द का एक कारण तो ये होगा कि मान लीजिए उनको कोई अभी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं या बुखार है तो उसमें भी सिरदर्द होगा। दूसरा सिरदर्द जो होता है वो बहुत टाइम से वो जो रीडिंग, अगर उनका रिफ्रैक्टिव एरर मतलब आई साइट वीक है, तो अगर वो पढ़ाई करते हैं तो आई साइट वीक है तो उनको सिरदर्द की समस्या रहेगी। या फिर उनको साइनोसाइटिस वगैरह होते हैं, मतलब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो होती है, बार बार जुकाम, तो बार बार जुकाम होती है, उसमें भी सिरदर्द की समस्या रहती है। तो बच्चों में ऐसे नहीं सिरदर्द, एक चिकित्सक की सलाह लेना, चिकित्सक की सलाह बहुत ज़रूरी है। जी मैम, अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे इस विषय से जुड़ा? जी, एक तो ये बोलूँगी मैं कि अभी जो मौसम बरसात का है तो उस समय अभी मच्छर बहुत होंगे, तो इस सीज़न के लिए तो एक राय ये दूंगी कि मच्छरों का ध्यान, मतलब मच्छर से बचाव का ध्यान रखें और घर के आसपास जमा हुआ पानी ना रहे। और दूसरा जो है एक जनरल जो है सामान्य संदेश ये देना चाहूँगी कि बच्चे जो हैं हमारे देश का भविष्य है, हमारे परिवार का भी भविष्य है। और अगर हम जन्म से ही बच्चों पे थोड़ा समय अपना लगाते हैं तो फिर हमें बाद में उनके ऊपर उतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो माता पिता को जो है एक बच्चे पे अपना ध्यान रखना चाहिए, उनके खान पान पे ध्यान रखना चाहिए और उनको स्वस्थ रखने के सभी उपाय करने चाहिए। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। साथ ही आप अपने बच्चों को आंवला और गोल्डन मिल्क की फूड जो है वो दे सकते हैं। मैं मैम का धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने इस बहुत गंभीर विषय को बहुत सरलता और प्रभावी ढंग से हमें समझाया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।